एड्रीनल कॉर्टेक्स। आपको मैंने बताया था कि एड्रीनल ग्लैंड्स के दो पार्ट्स होते हैं, एक बाहर वाला है कॉर्टिकल रीजन, और इनर मेडुला। कॉर्टेक्स और मेडुला दो इसके पार्ट, कॉर्टेक्स मार्जिन वाला पार्ट है, मेडुला इंटरनल पार्ट है, सेंट्रल पार्ट। कल आपको इसके मेडुलरी रीजन से रिलीज होने वाले हार्मोन के बारे में तो पढ़ा दिया था। आज हम इसके कॉर्टिकल रीजन यानी जो पेरिफेरल पार्ट है इसका, इससे रिलीज होने वाले हार्मोन मेनली तीन, एक कॉर्टिसोल, कॉर्टिकोस्टेरोन और एंड्रोजन्स। कॉर्टिसोल ये ग्लूकोकार्टिकाइड हार्मोन के तौर पे एक्ट करता है, ग्लूकोकार्टिकाइड। अब ग्लूकोकार्टिकाइड से बता कि ये ऐसे हार्मोन हैं जो ग्लूकोज लेवल को बॉडी में रेज करते हैं। इन अदर वर्ड्स कि जो आपने ग्लूकागॉन हार्मोन पढ़ा उसको ये सपोर्ट कर रहा है, उसको रीइंफोर्स कर रहा है, कि उसके साथ हेल्पिंग रोल परफॉर्म कर रहा है। लो अगर ग्लूकोज का लेवल बॉडी में हो जाए तो डिफरेंट सोर्सेस से ग्लूकोज को ब्लड के अंदर लाना, उसका लेवल पूरा करना, ये इसके जुम्मे। इट मीन कि इंसुलिन के लिए एंटागोनिस्टिक हो गया और ग्लूकागॉन के साथ सिंपैथेटिक हो गया। दूसरी तरफ जो कॉर्टिकोस्टेरोन है ये ग्लूकोकार्टिकाइड के तौर पे भी एक्ट करता है और मिनरलोकार्टिकाइड के तौर पे भी। क्या मतलब कि एक तरफ ये भी ग्लूकोज लेवल को मेंटेन रखने में हेल्प करता है, ग्लूकोज लेवल रेज करता है ये भी साथ, उसके साथ साथ मिनरल बैलेंस को मेंटेन रखने के लिए यानी कैल्शियम आयन, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन के डिफरेंट मिनरल्स इंटरस्टिशियल फ्लूइड ब्लड के अंदर उनको मेंटेन रखना, इस निस्बत से इनको मिनरलोकार्टिकाइड का नाम भी देते हैं। इस वजह से अगर कहीं इस हार्मोन में डिसऑर्डर आ जाए तो फिर प्रॉब्लम भी क्रिएट होती है। क्या प्रॉब्लम? कि फर्ज करें कि अगर कहीं कॉर्टिकल रीजन में यानी एड्रीनल कॉर्टेक्स में कोई डिस्ट्रक्शन आ जाए, डिस्ट्रक्शन से मुराद सेल्स डैमेज हो जाए या फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहे, तो डेफिनेटली इन हार्मोन्स की कमी आ जाए। और इन हार्मोन की कमी की वजह से एक तरफ तो ग्लूकोज लेवल का ड्रॉप होने के चांसेस होंगे, हाइपोग्लाइसीमिया कंडीशन, दूसरी तरफ मिनरल बैलेंस डिस्टर्ब हो जाएगा और मिनरल बैलेंस के डिस्टर्ब होने से डेफिनेटली मसल्स डिजनरेट होने के चांसेस होते हैं, नर्व इम्पल्सेस के इफेक्ट होने के चांसेस यानी नर्वस ब्रेकडाउन वगैरह, क्योंकि आप पढ़ा या कि सोडियम पोटेशियम आयंस वगैरह वहां भी प्रॉपर अमाउंट में चाहिए होते हैं। तो लिहाजा फिर मसल्स के अंदर या नर्वस सिस्टम में मिनरल बैलेंस डिस्टर्ब होके नर्वस ब्रेकडाउन वगैरह होना शुरू हो जाता है, यानी एडिसन्स डिजीज पास हो जाएगी। दूसरी तरफ अगर इनका लेवल रेस हो जाता है वो कैसे होगा कि बाज़ औक़ात यही कॉर्टिकल रीजन में ट्यूमर क्रिएट हो जाता है, यानी सेल्स की तादाद नॉर्मल से इंक्रीज हो जाती है, या वैसे किसी और हार्मोन के अंडर
एड्रीनोकार्टिकोट्रॉफिक हार्मोन के अमाउंट इंक्रीज होने की वजह से हो सकती है। तो अगर इसका लेवल रेज कर जाता है एक्सेसिव अमाउंट में, ये प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा। तो एक तरफ तो ग्लूकोज का लेवल रेज होगा, ग्लूकोज का लेवल रेज होना आप पहले ही पढ़ चुके, डायबिटीज काज करेगा और बहुत सी डिस्टर्बेंस आएंगी, इन्फेक्शन भी काज होती हैं। दूसरी तरफ इसका रेज्ड लेवल मसल्स वगैरह में न्यूरॉन में डेफिशिएंसी का बायस भी बन जाता है, क्योंकि रिवर्स मूवमेंट होना शुरू हो जाती है कि ब्लड के अंदर लेवल पूरा करने के लिए मसल्स वगैरह में से बैक मूवमेंट, इस वजह से मस्कुलर टेटनी वगैरह के चांसेस भी होते हैं। तो लिहाजा ओवर सेक्रीशन अंडर सेक्रीशन करेंगे, डिफरेंट लेवल के डिसऑर्डर काज करेंगे। तीसरे नंबर पे एंड्रोजन्स। एंड्रोजन हार्मोन फीमेल में इसकी लिटल अमाउंट होती है, लेकिन मेल में ये ज्यादा फंक्शनल है, अमाउंट के लिहाज से भी ज्यादा होता है। वर्ड एंड्रो का मतलब ही क्या होता है? मेल। ये नहीं कहना कि फीमेल में बिल्कुल ही जीरो है, फीमेल में भी लिटल अमाउंट में रिलीज होता है। फीमेल में ये बॉडी के ऊपर हेयर ग्रोथ वगैरह को कंट्रोल करता है, ग्रोथ हेयर की इंक्रीज करता है। मेल में डबल फंक्शन, मेल में एक तरफ तो हेयर ग्रोथ भी, दूसरी तरफ मेल के जो सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर है, यानी मेल की आवाज मेल जैसी होना, बियर्ड है यानी दाढ़ी मूंछें वगैरह, इनकी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल, मेल की चाल डाल मेल जैसी होना, इनके लिए रिस्पॉन्सिबल भी होता है। बाज़ औक़ात पर इसके डिसऑर्डर फीमेल में इस तरह भी अपीयर होते हैं कि आपने देखा होगा सोसाइटी में बाज़ फीमेल के चेहरे पे बाल बहुत ज्यादा, यानी जैसे मर्दों के दाढ़ी नुमा होते हैं, बाज़ औरतें भी दाढ़ी मूंछों वाली होती हैं, लेकिन याद रहे कि वो नॉर्मली फर्टाइल फीमेल है, वो हिजड़े वाला चक्कर नहीं होता। ये है कि अर्ली डेवलपमेंटल स्टेजेस पे फीमेल के अंदर बाज़ औक़ात इस कार्डिकल रीजन में ट्यूमर क्रिएट हो जाता है। उस ट्यूमर की वजह से फिर फीमेल में एंड्रोजन हार्मोन की अमाउंट बढ़ जाएगी। तो अगर फीमेल में एंड्रोजन हार्मोन की अमाउंट बढ़ जाती है तो वो फिर हेयर ग्रोथ नॉर्मल से ज्यादा कर देगी फीमेल, जिस वजह से उनके फेशियल हेयर जो हैं वो मेल जैसे हो जाते हैं और कुछ हद तक उनकी आवाज भी मिलती जुलती मेल जैसी होती है, लेकिन होंगी फर्टाइल, नॉर्मल फीमेल है बाकी लिहाज से। वो जो स्टेराइल फीमेल होती है ना, जो हिजड़े की कैटेगरी में आती हैं, वो बेसिकली, और वो आगे जेनेटिक्स के चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगा। तो लिहाजा फीमेल में फिर इस एंड्रोजन हार्मोन की ओवर सेक्रीशन की वजह से, ट्यूमर की वजह से, ये बियर्ड वुमेन यानी दाढ़ी मूंछों वाली औरतें इस हार्मोन के डिसऑर्डर की वजह से काज होती है। और मेल में अगर इसकी कमी हो जाए तो वो फिर ये है कि फीमेल जैसा बिहेवियर, यानी दाढ़ी मूंछें बराबर डेवलप ना होना, आवाज मेल जैसी ना होना, यानी कुछ करैक्टर मेलनेस कमी आ जाएगी। ये तो हो गया एड्रीनल कॉर्टेक्स। उसके बाद गट। गट यानी डाइजेस्टिव सिस्टम। वैसे तो गट एंडोक्राइन, सारा का सारा एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं, गट के बाज एरिया से यानी डाइजेस्टिव सिस्टम के बाज पार्ट्स में से कुछ हार्मोन रिलीज होते हैं। क्या इसका जिक्र आपको पार्ट 1 में भी मैंने करके बताया था कि दो हार्मोन, एक गैस्ट्रन और दूसरा सेक्रेटिन। गैस्ट्रन और सेक्रेटिन ये दो हार्मोन, पहले वाला स्टमक से रिलीज होता है, स्टमक के
पाइलोरिक रीजन से। जरा थोड़ा सा स्केच बता दो। आपको मैंने बताया था कि जहां पे जो पाइलोरिक रीजन है, ये वाला रीजन, प्रोटीनिशियस फूड जब आगे टच करती है इस पाइलोरिक रीजन को, तो यहां पे कुछ सेंसिटिव सेल्स होते हैं जो उस प्रोटीनिशियस फूड को डिटेक्ट करके तो गैस्ट्रन हार्मोन रिलीज करते हैं। ये गैस्ट्रन हार्मोन फिर ब्लड में एंटर हो जाएगा। किनको अफेक्ट करेगा? ये ब्लड के थ्रू जाके गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, जो कि इसी स्टमक की वॉल के अंदर गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करने वाले सेल्स हैं, उनको अफेक्ट करेगा, ताकि वो गैस्ट्रिक जूस ज्यादा रिलीज करें, डाइजेशन प्रोटीन की आसानी से हो सके। तो लिहाजा सेक्रीटन हार्मोन प्रोटीनिशियस फूड की स्टिमुलेशन से रिलीज होगा और आगे किसको स्टिमुलेट करेगा? कि जो स्टमक की वॉल के अंदर, मिकोजा के अंदर सिचुएटेड गैस्ट्रिक जूस रिलीज करने वाले 3 किस्म के सेल्स आपने पढ़े। HCl सेक्रेटिंग होते हैं, साइमोजन सेल्स होते हैं, गॉबलेट सेल जो म्यूकस सेक्रेटिंग, उनको ये अफेक्ट करता है ताकि गैस्ट्रिक जूस ज्यादा से ज्यादा रिलीज हो और फूड को डाइजेस्ट किया जा सके, यानी प्रोटीन्स को डाइजेस्ट किया जा सके। ये तो क्या गैस्ट्रन का रोल, ये प्रोटीनिशियस फूड से रिलीज होके तो गैस्ट्रिक जूस को रिलीज करने का सबब बनता है। दूसरी तरफ सेक्रेटन, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के शुरू वाले पार्ट यानी डुओडेनम में, जब एसिडिक काइम यहां से डुओडेनम वाले पार्ट में आती है, तो इस डुओडेनम वाले पार्ट के अंदर सेंसिटिव सेल्स होते हैं जो सेक्रेटन हार्मोन रिलीज करते हैं। ये सेक्रेटन हार्मोन ब्लड में एंटर हो जाएगा और ये फिर ब्लड के थ्रू अफेक्ट करेगा किसको? लिवर और पैंक्रियास को। यहां पे पैंक्रियास और लिवर, उनके थ्रू ये फिर पैंक्रियाटिक जूस और बाइल जूस ये रिलीज होंगे ताकि इस फूड को डाइजेस्ट कर सके। लिहाजा लिवर की सेक्रीशन यानी जूस, बाइल जूस, और पैंक्रियास का जो एक्सोक्राइन जूस है, पैंक्रियाटिक जूस, उसको ये सेक्रेटन हार्मोन अफेक्ट करता है ताकि वो दोनों जूसेस इसके अंदर एंटर होके तो जो बेसिक फूड के कंपोनेंट्स हैं उनको डाइजेस्ट कर सके। तो लिहाजा पे गट के अंदर ये 2 रीजन, एक स्टमक वाले रीजन में गैस्ट्रन हार्मोन रिलीज करता है, पाइलोरिक एंड से रिलीज होता है और गैस्ट्रिक जूस को ये स्टिमुलेट करता है, और सेक्रेटन हार्मोन स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट जो डुओडेनम, उससे रिलीज होता है, ब्लड के थ्रू लिवर और पैंक्रियास को अफेक्ट करता है और वहां से पैंक्रियाटिक जूस और बाइल जूस रिलीज होते हैं फूड की क्वांटिटी के मुताबिक। इट मीन रेगुलर मैकेनिज्म के लिए, कंट्रोल्ड और एक स्मूथ मैकेनिज्म के लिए ये सारे जूसेस कंट्रोल होते हैं। ये 2 हार्मोनों की सेक्रीशन को कंट्रोल करता है। ये तो हो गया गट का पार्ट। उसके बाद गोनेड्स, गोनेड्स में 2 चीजें, ओवरीज इन केस ऑफ फीमेल और टेस्टिस इन केस ऑफ मेल। ओवरीज फीमेल जेनिटल ऑर्गन, फीमेल सेक्स ऑर्गन, रिप्रोडक्शन के लिहाज से नो डाउट कि ओवरीज जेनिटल ऑर्गन है, एग प्रोडक्शन इनका काम है, इनके अंदर स्पेसिफिक टिश्यू फॉलिकल बनता है, उसके अंदर रैप्ड फॉर्म में एग बनता है। लेकिन जेनिटल ऑर्गन के साथ साथ एंडोक्राइन इन फंक्शन भी है, यानी हार्मोन भी रिलीज करते हैं। 2 इंपॉर्टेंट हार्मोन जो ओवरी से रिलीज होते हैं
एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन के स्पेलिंग ई से भी आप मार्किंग स्टार्ट होते हैं। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दो हार्मोन ये ओवरी से रिलीज होके तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसको हम फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल का नाम भी देते हैं, अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल भी उसको कहते हैं। हाँ, यहाँ पे बता दूं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल ये जो फीमेल में, ह्यूमन फीमेल में एक मंथली साइकिल बार बार रिपीट होता है, अगले चैप्टर में उसकी डिटेल भी डिस्कस करनी है। साथ उसके ओस्ट्रस साइकिल एक होता है, वो ह्यूमन फीमेल के अलावा जो बाकी मैमल्स हैं उनमें होता है। वो ओस्ट्रस साइकिल की टर्म आपको डिटेल में जरा समझाऊंगा जब ह्यूमन फीमेल साइकिल पढ़ाऊंगा ना, उसके साथ ही। लेकिन ये जहन में रखना है कि फीमेल में तो जैसे मंथली ये रिवाइज होता है, रिपीट होता है बार बार प्रोसेस, बाकी जो फीमेल है मैमल्स उनमें ये मंथली बेसिस पे रिपीट नहीं होता, उसमें एक स्पेसिफिक कंडीशंस आती हैं, वो आपको डिटेल में बताऊंगा चैप्टर नंबर 18 में। अगले चैप्टर में ये हमने डिटेल पढ़नी है फीमेल से रिलेटेड, तो वहां पे अभी फिलहाल यहां पे आपको बताने के लिए जा रहा हूं कि एस्ट्रोजन हार्मोन ओवरी से रिलीज होता है। कब ये रिलीज होना शुरू होता है? मेनली कि जब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन फॉलिकल फॉर्मेशन को स्टार्ट कर देता है। तो फॉलिकल के अंदर, फॉलिकल क्या है ये आपको पहले बता चुका हूं, ओवरी के अंदर टिश्यू, इसकी भी डिटेल अगले चैप्टर में आनी है। जो ही वो एग फॉर्मेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है फॉलिकल के अंदर, तो ये एस्ट्रोजन हार्मोन की अमाउंट बढ़ना शुरू हो जाती है। क्या करता है एस्ट्रोजन हार्मोन, जरा थोड़ा सा स्केच आपको समझा दूं, बाकी डिटेल अगले चैप्टर में। ह्यूमन फीमेल में ये स्मूथ ओवरीज हैं, ये जो ट्राइन बॉल, इधर भी इसी तरह ये ट्यूब, मैंने सिर्फ ये एक साइड वाली ओवरी ड्रॉ की। इसके अंदर फॉलिकल एक स्पेसिफिक टिश्यू होता है जिसके अंदर एग फॉर्मेशन स्टार्ट होती है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन तो ये फॉलिकल फॉर्मेशन को इनिशिएट करता है। जब ये फॉलिकल फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है उसके बाद इसने तो एग को डेवलप करना है, साथ ही साथ ओवरी से एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज होना शुरू हो जाता है। वो एस्ट्रोजन हार्मोन एक तरफ तो मजीद जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है उसको कैंसिल कर देगा। क्यों? ताकि अब इसकी जरूरत नहीं, फॉलिकल फॉर्मेशन स्टार्ट हो गई है, एग फॉर्मेशन स्टार्ट हो गई है, तो जब तक ये एग किसी मंजिल पे नहीं पहुंच जाता तो मजीद एग ना बने, क्योंकि फीमेल में, ह्यूमन फीमेल में एक वक्त में एक ही एग रिलीज होना होता है। अगर वो फर्टिलाइज नहीं होता तो डीजनरेट, अगर फर्टिलाइज हो गया तो डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगी। अगले चैप्टर में डिटेल समझाऊंगा आपको। एनीवेज के ये जो एस्ट्रोजन हार्मोन है, एक तरफ तो ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को इनहिबिट कर देगा, रोक देगा कि नहीं अब तुम्हारी जरूरत नहीं है पर्टिकुलर टाइम तक, उसको सप्रेस कर देगा। दूसरी तरफ कि ये जो यूट्रस की वॉल है इसको थिक, स्पॉन्जी और मस्कुलराइज बनाता है ताकि ये एग रिलीज होके इसने डेवलपमेंट के लिए इस यूट्रस में आना। अगर फर्टिलाइजेशन हो गई तो डेवलपमेंट इधर होनी है, तो वो डेवलपमेंट के लिए एस्ट्रोजन हार्मोन इसकी इनर जो वॉल है, एंडोमेट्रियम उसको कहते हैं, उसको थिक, स्पॉन्जी, मस्कुलराइज बनाएगा, तैयार करेगा उसको। किस पर्पस के लिए? टू रिसीव फर्टिलाइज्ड एग, यानी एम्ब्रियो रिसीव करने के लिए, ताकि डेवलपमेंट इसमें हो सके। तो लिहाजा एस्ट्रोजन हार्मोन पर एक तरफ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को इनहिबिट कर देगा, दूसरा यूट्रस की वॉल को थिक, स्पॉन्जी और मस्कुलराइज बनाता है। किस पर्पस के लिए? एग को रिसीव करने के लिए। ये तो हो गया एक अडल्ट फीमेल में, एक सेक्सुअली मैच्योर फीमेल में। लेकिन एम्ब्रियोनिक स्टेज पे, अर्ली डेवलपमेंटल स्टेजेस पे, जब फीमेल अभी मैच्योरिटी की तरफ जा रही है, उस वक्त ये हार्मोन सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर को भी कंट्रोल करता है, सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर को डेवलप करने में हेल्प करता है। क्या मतलब? कि एक फीमेल की साउंड फीमेल जैसी होना,
फीमेल की चाल डाल फीमेल जैसी होना, ब्रेस्ट डेवलपमेंट, और इस तरह जो भी सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स हैं, यानी फीमेल के सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर, यानी इस रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अलावा जो बाकी बॉडीली कैरेक्टर है फीमेल के, फीमेल जैसे होना, यानी बिहेवियर फीमेल जैसा होना, चाल डाल फीमेल जैसी होना, ये सारी चीजें, आवाज वगैरह फीमेल जैसी होना, इनको भी डेवलप करता है। इस वजह से अगर फिर अर्ली स्टेजेस में, इमेच्योर स्टेज पे ये एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी आ जाए तो फीमेल में सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर प्रॉपर डेवलप नहीं होते, जैसे कि आवाज उसकी कुछ मेल से मिलती जुलती होना, ब्रेस्ट प्रॉपर डेवलप ना होना, इवन उसकी चाल डाल या बिहेवियर फीमेल से मिलता जुलता होना, ये इस हार्मोन की डेफिशिएंसी की वजह से काज होता है, अगर यानी इमेच्योर स्टेज पे बचपन में इसकी कमी आ जाए लंबे अरसे के लिए। और अगर अडल्टहुड में जाके आती है तो फिर ये प्रॉपर यूट्रस की वॉल डेवलप नहीं होगी, मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रॉपर डेवलप नहीं होगा, या इवन अडल्ट स्टेज में अगर लॉन्ग टाइम के लिए इसमें डिसऑर्डर आ जाए तो उसके रिलेटिव काज हो जाती है, यानी बेऔलादी जैसी कंडीशन भी आ सकती है। दूसरी तरफ प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन में ये बेसिकली एस्ट्रोजन के बाद वैसे कुछ अमाउंट में इनिशियल स्टेज में भी रिलीज होता है, ये भी एक तरफ तो जो यूट्रस की वॉल है उसको थिक, स्पॉन्जी और वस्कुलराइज बनाना, तैयार करना, उसको इसमें भी हेल्प करता है। कुछ हद तक एग की डेवलपमेंट में भी इसका रोल है, लेकिन सबसे बढ़ के जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है ये सर्विक्स के यूट्रस के लोअर पार्ट में कंस्ट्रिक्टर मसल होते हैं, इसको कंस्ट्रिक्टर फॉर्म में रखता है ताकि जो डेवलपिंग ऑफस्प्रिंग है ये ड्रॉप ना हो सके। इन अदर वर्ड्स स्टेट ऑफ प्रेगनेंसी को मेंटेन रखना कैसे, बाय कंस्ट्रिक्टिंग सर्विक्स। अगर ये सर्विक्स कंस्ट्रिक्ट ना करे, डायलेट कर जाए तो ड्रॉप हो जाएगा, यानी मिसकैरेज हो जाती है। इसलिए फिर सर्विक्स को कंस्ट्रिक्टेड फॉर्म में रखना तो मेंटेन द प्रेगनेंसी, ये प्रोजेस्टेरॉन का काम होता है। अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी किसी स्टेज पर इसकी कमी हो जाए तो जिस वजह से मिसकैरेज या प्रीमेच्योर बर्थ का भी बायस बन जाते हैं। इसके अलावा नॉर्मली इसकी अमाउंट जो प्रोजेस्टेरॉन की कम होती है या तो मेंस्ट्रुअल फ्लो के दौरान, जब मेंसेस ब्लीडिंग होती है उस वक्त जो किसने डायलेट करना होता है, या एट द टाइम ऑफ बर्थ प्रोसेस, अदरवाइज इसको कंस्ट्रिक्टेड फॉर्म में रखता है। दूसरी तरफ टेस्टिस, मेल में टेस्टिस एक तरफ जो मेन जेनिटल ऑर्गन यानी स्पर्म प्रोडक्शन से रिलेटेड ऑर्गन तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ ये भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स के तौर पे एक्ट करने वाले ऑर्गन हैं। दो हार्मोन इससे मेनली रिलीज होते हैं, एक टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजेंस। एंड्रोजेंस जो है ना, ये हार्मोन की जरा कॉम्बिनेशन है जो मेलनेस को एनहांस करने वाले, ऐसे ही सब एंड्रोजन हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन अंडर द इफेक्ट ऑफ इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, पहले भी जिक्र हुआ था कि पहले पिट्यूटरी ग्लैंड से ICSH इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज होता है, वो फिर टेस्टिस में स्पेसिफिक सेल्स होते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स, उनको अफेक्ट करते हैं। उन इंटरस्टिशियल सेल से फिर ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज होता है, ये स्पर्म प्रोडक्शन, स्पर्म्स की मैच्योरिटी वगैरह के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लिहाजा जो बेसिकली स्पर्म प्रोडक्शन या स्पर्म्स की डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो टेस्टोस्टेरोन। इसके साथ सपोर्टिव फंक्शन एंड्रोजेंस। वैसे टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन दोनों सिनर्जिस्टिकली मिलकर फंक्शन परफॉर्म करते हैं। एक मैच्योर अडल्ट मेल में तो स्पर्म फॉर्मेशन, स्पर्म मैच्योरिटी, रिलीज ऑफ स्पर्म वगैरह के लिए रिस्पॉन्सिबल, लेकिन साथ साथ अर्ली स्टेजेस पे यानी इमेच्योर स्टेज पे ये दोनों हार्मोन्स सिनर्जिस्टिकली मिलके सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर को भी कंट्रोल करते हैं। सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर से मुराद
कि मेल की, जैसे अभी आपको बता रहा था कि चाल डाल मेल जैसी होना, बियर्ड ग्रोथ, या फिर मेल का बिहेवियर मेल जैसा होना, उसकी आवाज मेल जैसी होना, ये सारे सेकेंडरी सेक्स फैक्टर होते हैं। इनकी डेवलपमेंट के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल है। इस वजह से फिर अगर इनमेच्योर स्टेज पे यानी अर्ली स्टेजेस पे इसमें कमी आ जाए एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन दोनों में से किसी एक की भी या दोनों की, तो नतीजा क्या निकलेगा कि उसके नतीजे के तौर पे कमी, मैं कमी की बात कर रहा हूं, ये नहीं कि बिल्कुल ही स्टॉप हो जाए, उसके नतीजे के तौर पे फिर प्रॉपर मेल सेकेंडरी कैरेक्टर डेवलप नहीं होंगे। एक तरफ तो सेकेंडरी कैरेक्टर डेवलप नहीं होंगे, यानी उनकी आवाज फीमेल से मिलती जुलती, बिहेवियर फीमेल से मिलता जुलता या इस तरह के, और दूसरी तरफ अगर लॉन्ग टाइम के लिए कम हो, डेफिशिएंसी रहे, तो फिर कस्टार्टेड मेल में स्पर्म प्रोडक्शन नहीं भी होगी अगर हार्मोन की बहुत ही ज्यादा कमी है तो इस तरह इनसे डिसऑर्डर आ जाएगा। ये है जो कि गोनेड से रिलीज होने वाले डिफरेंट हार्मोन्स और उनके फंक्शन और उनके डिसऑर्डर। उसके बाद आगे छोटा सा एक टॉपिक है फीडबैक मैकेनिज्म। हम कहते हैं जी फलां हार्मोन फलां वक्त रिलीज होता है, ठीक है होता है, क्या फिर जो हार्मोन रिलीज होना शुरू हो गया तो फॉर एवर ही रिलीज होता जाएगा उसी कंसंट्रेशन से? ऐसा नहीं होता। कोई भी पर्टिकुलर हार्मोन किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए रिलीज होगा, फिर जब जरूरत खत्म हो गई उसकी तो वो नॉर्मल लेवल पे भी जाएगा या कम भी होगा या स्टॉप भी हो सकता है, ऑटोमेटिकली कंट्रोल्ड। इन शॉर्ट ये जो हार्मोन है कब कितनी अमाउंट में रिलीज होना है, कितनी देर फंक्शन परफॉर्म करना है, ये सारा ऑटोमेटिकली कंट्रोल्ड प्रोसेस है और इसी को हम कहते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। ये पहले भी आपको बता चुका कि फीडबैक मैकेनिज्म से मुराद क्या है। The process is being controlled by the product of that process. Process is being controlled by the product of that process. कोई भी जो प्रोसेस है वो उसी प्रोसेस के फाइनल प्रोडक्ट से कंट्रोल हो रहा है ऑटोमेटिकली। कैसे? जैसे आपकी बुक में उसने एग्जांपल दी है, फर्ज करें कि सर्दी का मौसम है, कोल्डनेस है, सर्दी ज्यादा हो गई, अब जाहिर है कि वो सर्दी जिस्म को अफेक्ट करेगी, बॉडी का टेम्परेचर लो होने जा रहा है। जो ही वो लो टेम्परेचर वाला ब्लड हाइपोथैलेमस में से पास ऑन होगा, हाइपोथैलेमस उसको डिटेक्ट करेगा। क्या करेगा डिटेक्ट करके? जो वो थायरोट्रॉफिन फैक्टर रिलीज करना शुरू कर देगा। वो थायरोट्रॉफिन फैक्टर थायराइड ग्लैंड को अफेक्ट करेगा, थायराइड ग्लैंड से टीएसएच रिलीज होगा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। वो टीएसएच बॉडी में फैल के वो आके अफेक्ट करेगा थायराइड ग्लैंड को, थायराइड ग्लैंड से थायरॉक्सिन रिलीज होगा, तो थायरॉक्सिन बॉडी के अंदर एक्सपेंड कर जाएगा। वो थायरॉक्सिन मेटाबॉलिक एक्टिविटी इंक्रीज करेगा ताकि नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस से हीट जनरेट हो, रेस्पिरेटरी एक्टिविटी स्पीड अप हो ताकि बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल पे लाया जाए। जब मेटाबॉलिक एक्टिविटी इंक्रीज हुई, नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस से हीट जनरेट हुई, बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल पे आ जाएगा। जो ही टेम्परेचर नॉर्मल पे आना है, तो अब ये नहीं कि थायरॉक्सिन भी हमेशा इसी अमाउंट में रिलीज होता रहे। जो ही टेम्परेचर नॉर्मल हुआ, वो नॉर्मल टेम्परेचर वाला ब्लड दोबारा जब हाइपोथैलेमस में से पास ऑन होगा, हाइपोथैलेमस उसको डिटेक्ट करेगा, थायरोट्रॉफिन फैक्टर रिलीज होना बंद हो जाएगा या कम हो जाएगा। साथ ही टीएसएच की अमाउंट भी कम, जब टीएसएच कम हुआ तो थायरॉक्सिन भी कम हो जाएगा, जीएन लाइक मैनर, और सारी एक्टिविटी करना आपको, यानी ऑटोमेटिकली कंट्रोल। इस प्रोसेस को कहते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। ये ऑटोमेटिकली फाइनल प्रोडक्ट पर डिपेंड करते हुए रिवर्स इफेक्ट होना होता है। जैसे और एक एग्जांपल दे देता हूं कि फर्ज करें
हम ऐसा करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग कोई चीज खाते हैं, चावल खाते हैं या कोई चीनी वगैरह वाली मीठी चीज ज्यादा खाई, जो ही वो डाइजेस्ट होगी तो हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल रेज हो जाएगा। जो ही ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल रेज होना है, वो हाई ग्लूकोज वाला ब्लड जब पैंक्रियाज में से पास ऑन होगा, पैंक्रियाज के बीटा सेल उसको डिटेक्ट कर लेंगे और फौरन इंसुलिन रिलीज करना शुरू कर देंगे। इंसुलिन की अमाउंट इंक्रीज हो जाएगी। क्या करेगा इंसुलिन हार्मोन? कि उस ग्लूकोज को ट्रैक आउट करेगा ब्लड में से, जहां जहां यूज होना है या कन्वर्ट होना है, स्टोर होना करेगा। कब तक? कि जब तक लेवल नॉर्मल पे नहीं आ जाता। जो ही नॉर्मल लेवल पे आ गया तो क्या इंसुलिन फिर भी उसी अमाउंट में रिलीज होता रहना? ऐसा तो नहीं होगा। जब ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल पे आ गया, नॉर्मल ग्लूकोज वाला ब्लड जब पैंक्रियाज के बीटा सेल्स के थ्रू पास ऑन हो रहा है, तो उसको अब वो रिस्पॉन्स नहीं करेंगे, यानी अब इंसुलिन रिलीज करना वो कम कर देंगे, क्योंकि अब हाई की जरूरत नहीं रही, ऑटोमेटिकली कंट्रोल होगी। ये जो ऑटोमेटिकली कंट्रोल्ड मैकेनिज्म है, इसको हम कहते हैं फीडबैक मैकेनिज्म, यानी प्रोसेस इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय द प्रोडक्ट ऑफ दैट प्रोसेस। तो ये जितने भी हार्मोन हैं, ये सारे ऑटोमेटिकली जरूरत के मुताबिक रिलीज होते हैं, फिर खुद ही रिलीज होना बंद भी होते हैं। ये सारा फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू कंट्रोल्ड है। ये है हार्मोन्स वाला टॉपिक। आगे फिर कंपैरिजन एक आएगा केमिकल और नर्वस कोऑर्डिनेशन का, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज आपका टेस्ट भी है, तो टेस्ट इंशाल्लाह अपलोड कर दिया जाएगा टाइम पे, वो सॉल्व करके तो आपने अब फ्राइडे तक आपको पहुंचाना पड़ेगा, क्योंकि सैटरडे को तो 9 मुहर्रम है।